हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका हिंदी का टर्न है, तो हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो निकालिए अपनी बुक व्याकरण संचय। सो 6th क्लास पेज नंबर 5 पर आपका चैप्टर नंबर 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा की हमें क्यों ज़रूरत है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है और इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत क्या है। तो शुरू करते हैं भाषा से बच्चों। तो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पहले तो आप वो अंडरलाइन करेंगे। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। तो भाषा क्या कहा गया है कि भाषा वो चीज़ है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे की बात हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों कि हम एक दूसरे की जब किसी से बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की भाषा समझें, एक दूसरे की बातों को समझें। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करना पड़ता है। तो हम जो मुंह से बोलकर बातें कहते हैं उस कांटेक्ट को ही भाषा कहते हैं। अब भाषा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी होती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, चीनी, उर्दू और ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। अब बात करते हैं भाषा के रूप की। तो भाषा मेनली दो तरह के रूप होते हैं भाषा के, मौखिक और लिखित। मौखिक जो भाषा का रूप होता है उसमें बोलना तो आता ही आता है, लेकिन अगर हम केवल बोलना ही उसमें शामिल करेंगे तो वो रूप अधूरा है, क्योंकि अगर बोले को सुना ना जाए तो फिर वो रूप अधूरा रहता है। तो बोलने के साथ साथ सुनना भी मौखिक भाषा का ही रूप होता है। अगर मैंने किसी से बात कही है तो दूसरा वो सुन रहा है, तो दोनों में ही हमें मौखिक भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। इसी तरीके से लिखित भाषा में भी लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आता है। हमने पत्र लिखा, लेकिन जो पत्र पढ़ रहा है वो भी लिखित भाषा का ही आदान प्रदान कर रहा है। तो लिखित भाषा में मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है, जो दोनों लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, और इन बातों को समझना है। अब बच्चों इसमें कहा गया है कि भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है। अब भाषा का लिखित रूप महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन ऐसा क्यों है तो ये पढ़ेंगे। यह ज्ञान विज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। अब हमने कोई चीज़ लिखी तो वो बुक सालों साल चलती रहेगी। जैसे कि हमारे पास पिछले ज़माने की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो पुराने ज़माने में लिखी गई या जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखी थी, मतलब संभाल कर रखी हुई थी लिखित रूप में। इसी तरीके से जो हम बोलते हैं उसे रखना बहुत मुश्किल है। पता नहीं शायद कि बोली हुई चीज़ हमारी आगे तक रहे या ना रहे, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ है वो हमेशा सुरक्षित रहती है हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। और लिखित भाषा को मानकता तथा स्थायी रूप प्रदान करती है। मानकता मतलब कि हमारी जो लिखित भाषा है उससे अगर हमारे चीज़ में कोई भी त्रुटि है तो उसे समझा जा सकता है, यानी उसको सही किया जा सकता है। तो इसीलिए ये भाषा को मानकता तथा स्थायी रूप भी प्रदान करती है। इसीलिए लिखित भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब इसके बाद दिया गया है कि वैसे तो हमारे दो ही मुख्य रूप होते हैं, किंतु एक रूप सांकेतिक रूप भी होता है। इसे वैसे तो कोई मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह हम देखते हैं कि इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्रिकेट खेलते समय जो एम्पायर होता है वो सारे प्लेयर्स से और जो मतलब जजेस वगैरह उसको देख रहे होते हैं, जो क्रिकेट को मतलब इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे काफ़ी दूर होता है। तो अपना डिसीजन वो उन तक कैसे पहुंचाए, तो एम्पायर जो होता है वो कुछ संकेतों का, पर्टिकुलर साइंस का यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो अपने इशारे खिलाड़ियों को और जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए उन तक पहुँचा सके। तो ये भी एक रूप है, लेकिन ऐसा होता है कि सांकेतिक भाषा शायद हर कोई समझ ना पाए। हर चीज़ के लिए अलग अलग संकेत होते हैं, इसीलिए ये मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों को में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बोली की। तो बच्चों बोली क्या होता है, बोली और भाषा में अंतर क्या है। भाषा जो है वो पूरे एक बहुत बड़े समूह की बोली होती है, मतलब एक बहुत बड़ा समूह उसको यूज़ करता है। जैसे कि हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, तो यानी और राष्ट्रभाषा भी है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन बोली का क्या अंतर है, बोली जो है वो एक छोटे से जगह में ही, छोटे से एरिया में ही यूज़ की जाने वाली भाषा है। जैसे कि यहाँ पर दी हुई है मैथिली, राजस्थानी, राजस्थान के लोग ही राजस्थानी बोलते हैं और कोई जनरली बोलता नहीं है। तो एक छोटे एरिया में ही उसका यूज़ होता है। जिस भाषा का एक छोटे से एरिया में ही यूज़ होता है उस भाषा को कहते हैं बोली बच्चों। तो भारत में मतलब इस प्रकार भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं, जो अलग अलग मतलब भारत के राज्यों अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कि वो बोली हैं। तो ये वो 22 भाषाएं नीचे लिखी हुई हैं, आप इन्हें भी पढ़ेंगे एक बार।
तो बच्चों अब बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा हमारे जो देश है भारत, उसमें हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। और राजभाषा का मतलब क्या है? वो भाषा जो हमारे कोई भी राजकीय कार्य में या किसी कार्यालय में, जो हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट चीज़ें हैं, वहाँ पर हिंदी को लीगली यूज़ करना, मतलब हमें परमिशन है कि हम हिंदी को ही यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि वो हिंदी बोलने में शर्माते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत में हिंदी का लीगल यूज़ हम कर सकते हैं, इसीलिए इसे राजभाषा घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे बच्चों, 14 सितंबर को इसीलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इसे राजभाषा घोषित किया गया था। और इस दिन आपको याद होगा कि हमारे स्कूल में भी काफ़ी कंपटीशन हिंदी के ऑर्गेनाइज होते हैं। अब है हिंदी की उपयोगिता, हिंदी का क्या यूज़ है। तो हम आम जो एक दूसरे से बात करते हैं वो भी हम हिंदी में करते हैं, तो वो भी एक यूज़ है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा मतलब जो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बोले जाने वाली भाषा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, इसीलिए यही राष्ट्रभाषा है। राजभाषा भी है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। साहित्यिक भाषा, साहित्य होता है कि हम अपने जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी मतलब पिछले ज़माने की या हमारा पास्ट जो है, जो हमारा भूतकाल है, उसकी कुछ प्रूफ्स, उसकी चीज़ें हमारे पास अभी भी जो हैं, उन्हें हम साहित्य कहते हैं। और वो साहित्य जो है मतलब किताबों में लिखकर उन्हें रखा जाता है, उन्हें संभाला जाता है, और वो आगे भी काफ़ी पीढ़ियों तक हमारे पास ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी भारत मतलब हिंदी जो है वो यूज़ की जाती है, यानी कि बाहर भी अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती है और लोग सीखते भी हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है इसीलिए। और बच्चों पूरे देश में तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पूरे संसार में भी हिंदी तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदी के लिए। अब हम बात करते हैं लिपि की। बच्चों जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत है, उनके एक जैसे ही शब्द होते हैं, एक जैसे शब्दों से ही हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है। तो ये जो अलग अलग शब्द, ये जो अलग अलग वर्ण हैं, चिन्ह हैं, जिनको यूज़ करके, जिनकी मदद से हम कोई भी भाषा लिखते हैं, तो उन सब को कहते हैं लिपि। तो इसीलिए हिंदी और संस्कृत के एक जैसे चिन्ह हैं, तो इसीलिए इन दोनों की लिपि भी एक जैसी है, और इन दोनों की लिपि है देवनागरी। इसी तरीके से जो इंग्लिश है और जर्मन है, फ्रेंच है, ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनकी भी एक जैसे ही वर्ड्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही यूज़ होते हैं इनको लिखने में। तो इसीलिए इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इन सबकी भी जो लिपि है वो एक ही है, और इनकी लिपि है रोमन लिपि। यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उर्दू की जो लिपि है वो है फ़ारसी लिपि। और बच्चों फ़ारसी लिपि जो है उसमें एक अंतर है और सारी लिपियों से। और सारी जो लिपियां हैं वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, जबकि जो फ़ारसी लिपि है वही एक अकेली लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? तो हम जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि सीता सो रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये गलत है इस बात का हमें पता किस चीज़ से लगा? इस बात का पता हमें तभी लगा जब हमने व्याकरण पढ़ी, जब हमें व्याकरण का पूरा ज्ञान हुआ। तो बच्चों हमें व्याकरण का ज्ञान इसीलिए होना ज़रूरी है क्योंकि व्याकरण के ज्ञान से हम अपनी त्रुटियाँ यानी अपनी जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार सकते हैं। अपनी जो भाषा है, अपनी जो बोली है, उसे और भी ज़्यादा सही तरीके से बिना किसी गलती के हम उसे बोल सकते हैं। जो व्याकरण है उसकी जो पढ़ाई की जाती है, उसकी जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो 3 स्तरों पर किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार में हम शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में पढ़ते हैं, और वाक्य विचार में हम वाक्य रचना, विराम चिन्ह आदि इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, सारा एक्सप्लेन हो चुका है सारा चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज पहले आपको अपने आप करनी है और उसके बाद जो हम भेजेंगे उसको फिर चेक करना है कि आपकी जो मतलब था वो सही है या नहीं। अब बच्चों जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने टिक किए हुए हैं केवल वही आपको करने हैं, और कुछ में जो कटिंग है जैसे ग है ये टिक तो है लेकिन इसका आधा ही टिक है, आधा कट किया हुआ है, तो वो आधा आपको नहीं करना है, जितना मतलब कट नहीं है उतना ही आपको करना है। तो कै खे गै घे तक 4 ही आपको करने हैं। मैं आपको टिक करा देती हूँ और आप फिर इन्हें अपनी नोटबुक में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? तो पेज नंबर 5 है जो आपको फर्स्ट पेज है उस पर ही आइए।
मैंने आपको अंडरलाइन कराया था जो सामाजिक व्यवहार से लेकर भाषा है तक, तो ये आपका आंसर है। और भाषा के यहाँ से लिखना है आपको, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, बस इनके नाम लिखना है और इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों। तो छोटा सा आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत की राजभाषा का नाम बताइए। तो ये तो आपको कहीं से टिक करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है हिंदी होती है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे राजभाषा कब घोषित किया गया? तो इसे राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया है। आप अपने आप लिखेंगे विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप बुक में से स्पेलिंग चेक कर लेंगे अगर आपको किसी भी वर्ड की नहीं आती है तो। नेक्स्ट है लिपि किसे कहते हैं? तो पेज नंबर 6 पर देखिए, यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ भाषा से, भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात इनको लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। केवल इतना ही आपका आंसर है, आंसर नंबर 3। नाउ आंसर नंबर 4, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनके बारे में बस कुछ नहीं लिखना है, बस इनके नाम लिखने हैं। व्याकरण यहाँ पर लिखेंगे आप पहले क्वेश्चन में से, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, फिर इनके नाम लिख देंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।